नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, जिसे बोलते हैं ग्लाइसेमिक ड्यूरेबिलिटी, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। तो ये ग्लाइसेमिक ड्यूरेबिलिटी होता क्या है? ग्लाइसेमिक ड्यूरेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर डायबिटीज के पेशेंट में हमने दवा शुरू की, ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उस दवा से ब्लड शुगर लेवल कितने दिनों तक, कितने साल तक कंट्रोल्ड रहता है। जहाँ तक यह डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि खान पान का परहेज और एक्सरसाइज उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, आप किस तरह की दवा यूज़ करते हैं उस पर भी ग्लाइसेमिक ड्यूरेबिलिटी निर्भर करता है। ऐसा देखा गया है कि कुछ एक पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कुछ दवा शुरू की गई, 1 साल तक शुगर उन्हीं दवाइयों से कंट्रोल रहता है, बाद में फिर कंट्रोल नहीं रहता है। कुछ एक पेशेंट में देखा गया है कि उसी दवा से शुगर 5 साल तक कंट्रोल रहा, 5 साल के बाद दूसरे दवा की ज़रूरत पड़ी। तो ये अलग-अलग पेशेंट कैरेक्टर होते हैं और अलग-अलग दवाइयों का महत्व होता है और अलग-अलग अप्रोच होते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स में ग्लाइसेमिक ड्यूरेबिलिटी, मतलब उन्हीं दवाइयों से ब्लड शुगर कंट्रोल कितने दिनों तक रहेगा, वो वैरी करता है, अलग-अलग होता है। अब एक दो चीज़ समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में ग्लूकोज का कंट्रोल क्यों आवश्यक है। यह बात समझिए कि डायबिटीज़ होता है क्यों? टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का सिक्रीशन होता है और इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को, जहां ग्लूकोज यूज होना चाहिए, जैसे मसल्स है, लीवर है या बॉडी कंपोनेंट जहां जहां है, वहां GLUT2 रिसेप्टर के थ्रू सेल के अंदर भेजता है। जब ये इंसुलिन काम नहीं करेगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो ग्लूकोज जहां सेल में जाना चाहिए वहां सेल में नहीं जाता है और ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज या शुगर रह जाता है। इसीलिए हम लोग डायबिटीज को यूजुअली कहते हैं स्कार्सिटी इन प्लेंटी। मतलब यह कि ब्लड में शुगर तो है, लेकिन जहाँ पे शुगर को होना चाहिए सेल के अंदर, जहाँ शुगर को होना चाहिए ताकि उसका ऑक्सीडेशन हो सके, शरीर में एनर्जी मिल सके, वह नहीं होता। अब क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण जब आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपके सेल के अंदर जो पैंक्रियाज है, उनके अंदर बीटा सेल्स हैं, बॉडी के अंदर पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स हैं, वो इंसुलिन ज़्यादा निकालने लगते हैं। तो एक समय आता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग बीटा सेल एग्जॉशन या बीटा सेल डिसफंक्शन कहते हैं। यूजुअली यह कंडीशन जब 50% से ज़्यादा बीटा सेल एग्जॉशन हो जाता है, तब डायबिटीज़ के रूप में प्रकट होता है। अब वास्तविकता यह है कि डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और ऐसा देखा गया है कि एक बार डायबिटीज होने के बाद प्रति वर्ष लगभग 5% बीटा सेल और डिसफंक्शनल हो जाते हैं, जिसके कारण शुगर का कंट्रोल या ब्लड शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं रहता है। और जब ब्लड शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, तो हमारे विभिन्न अंगों पे उसका असर पड़ता है, जिसे दो कैटेगरी में रखा गया है, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवास्कुलर मतलब छोटे छोटे वेसल्स के अंदर ग्लूकोज के या ग्लाइकेटेड अल्बुमिन के, इसे हम लोग बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। जो प्रोटीन्स हैं उनका ग्लाइकेशन हो जाता है, तो वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो छोटे छोटे आर्टरीज जो सप्लाई करते हैं, जैसे किडनी है, आंखें हैं, नर्व है, वहाँ माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस मतलब बड़े आर्टरीज हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, थिकनेस हो जाता है, तो हार्ट अटैक की संभावना या लकवा, स्ट्रोक की संभावना या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होता है। अब अगर इन समस्याओं से हमें बचना है, इस मैकेनिज्म से बचना है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि लंबे समय तक ब्लड शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रह सके। और जब इंटेंसिव कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, मॉर्टेलिटी कम होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। इसलिए बहुत सारे गाइडलाइंस हैं डायबिटीज के मैनेजमेंट के, हर देश के अलग अलग हैं।
और सबने कहा है कि जब हम डायबिटीज का इलाज करते हैं तो HbA1c जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है वह 7 के नीचे रखना चाहिए। अब इतना ज्ञान रहने के बावजूद सच्चाई क्या है वह देखिए। ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म तक ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो शुगर का कंट्रोल है वो ड्यूरेबल नहीं होता। यूजुअली लोगों में HbA1c 7% के ऊपर रहता है। और इंडिया में एक स्टडी की गई टाइप 2 डायबिटीज में, रिजल्ट पब्लिश हुए थे 2019 में, वह तो बताता है कि 76.6% लोग डायबिटीज के लोग उनमें ब्लड शुगर एडिक्वेटली कंट्रोल्ड नहीं है। मतलब कि जो गाइडलाइन कहता है कि लॉन्ग टर्म HbA1c 7% के नीचे हो, तो 3/4 लोग ऐसे हैं जिनमें कि यह टारगेट अचीव नहीं है, मतलब कंट्रोल अच्छा नहीं है। सिर्फ 1/4 लोगों में ब्लड शुगर का कंट्रोल लॉन्ग टर्म में वैसा है जैसा होना चाहिए, ताकि भविष्य में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचा जा सके। अब यह क्यों है? देखिए, हमारे पास ट्रीटमेंट के सारे ऑप्शंस हैं, फिर भी ये कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए भी एक स्टडी हुई और देखा गया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि ये पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल एसोसिएटेड है। पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल एसोसिएटेड है, टाइट स्टडी थी, रियल वर्ल्ड एविडेंस है। इसमें देखा गया जो मोटे लोग हैं, मोटे लोगों में अगर डायबिटीज है, ओबेसिटी है, उनमें पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है। अगर पेशेंट को डायबिटीज ज्यादा समय से है, उनमें भी HbA1c कंट्रोल नहीं होता है। डायबिटीज के साथ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में भी कंट्रोल पुअर है। और जहां ज्यादा गोलियों की जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ थेरेपीज ज्यादा है, वहां भी HbA1c का एडिक्वेट कंट्रोल मतलब ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं है। अब कंट्रोल नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आंखों में रेटिनोपैथी होगा, ग्लोकोमा होगा, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज हो गया। अब हमें यह समझने की जरूरत है, जब तक आप एक क्वांटिटी के रूप में नहीं समझिएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि डायबिटीज का कंट्रोल कैसा होगा। तो ये भी एक स्टडी है, उसमें डायग्नोसिस जिस समय हुआ है डायबिटीज का, उसके 1 साल के अंदर अगर किसी व्यक्ति का डायबिटीज का कंट्रोल आ गया है और HbA1c 6.5 के नीचे, मतलब इंटेंसिव कंट्रोल कर लिया गया है, या जिसमें कंट्रोल नहीं हुआ है, मतलब जिसका HbA1c 7 से 8 या 8 से 9 के बीच में है। देखिए, इनिशियल 1 ईयर में ही अगर किसी का इंटेंसिव कंट्रोल है तो इन कंपैरिजन टू दोज जिनमें की कंट्रोल अच्छा नहीं है, अगले 10 साल में कितना असर होने वाला है यह समझिए। जिसमें इंटेंसिव कंट्रोल है उसमें माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन की संभावना 40 से 60% कम है। उनमें मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन की संभावना 30 से 40% कम है और डेथ की संभावना लगभग 30% कम है। तो डायग्नोसिस होने के 1 साल के अंदर अगर किसी का इंटेंसिव ट्रीटमेंट हो गया तो अगले 10 साल के अंदर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। ऑल कॉज डेथ इज डिक्रीज्ड बाय 30% इन नेक्स्ट 10 ईयर। इतना महत्व है आपके इंटेंसिव डायबिटीज कंट्रोल का। इंटेंसिव डायबिटीज कंट्रोल करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है जस्ट अगले 10 साल में, पहले 1 साल के अंदर इंटेंसिव कंट्रोल और अगले 10 साल में इतनी सफलता है। अब यूजुअली जो ट्रेडिशनल दवाइयां यूज होती थी जिसे सल्फोनाइल यूरिया कहा जाता है, वह बीटा सेल के अंदर एक्ट करता था और वहां से इंसुलिन रिलीज कराता है। अब आप जानते हैं कि डायबिटीज में बेसिकली बीटा सेल का फेल्योर होता है, बीटा सेल डिसफंक्शनल या बीटा सेल एग्जॉशन हो जाता है। तो कुछ दवाइयां होती हैं जैसे सल्फोनाइल यूरिया है, इसके कारण ओवरऑल बीटा सेल का डिसफंक्शन होने लगता है, बीटा सेल डिफेक्ट होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है और ग्लूकोटॉक्सिसिटी होती है, उसके कारण ये दिक्कतें होती हैं। जब इनइफेक्टिव कंट्रोल होता है तो दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा पुराने दवाइयों से वेट गेन भी होता था, हाइपोग्लाइसीमिया भी होता था। अब कुछ नई दवाइयां आई हैं जो डायबिटीज के पैथोफिजियोलॉजी का इलाज करना चाहती हैं, जिसमें कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट या DPP-4 इनहिबिटर्स दवाइयां हैं। तो ये क्या काम करती हैं कि इनक्रेटिन बेस्ड थेरेपी इसको कहते हैं, कि गट के अंदर जो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन रिलीज का,
जिसके तहत बीटा सेल का फंक्शन होता है, वहां पे यह काम करते हैं। तो जब वो पैथोफिजियोलॉजी पे काम करते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इफेक्ट अच्छा होता है और बीटा सेल फंक्शन को इंप्रूव कराता है। अब वही अगर ड्यूरेबिलिटी, अगर हम ऐसी दवा यूज करें जिससे कि डायबिटीज का कंट्रोल लंबे समय तक हो, तो इसके लिए भी एक स्टडी हुई। देखिए आज के जमाने में एविडेंस बेस्ड चीजें होती हैं, तो अगर स्टडी हुई और उसमें रिजल्ट अच्छे निकले तो कहा जाएगा बिल्कुल सही है। तो वो यह रिजल्ट देखा गया कि 5 साल के अंदर अगर हमने इंटेंसिव ट्रीटमेंट किया तो वहां देखा माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, किडनी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन 20% 5 साल के अंदर ही कम हो गए। डेथ का रिस्क कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। तो यह देखा गया है कि ओवरऑल डायबिटीज में जब भी हम इलाज करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इंटेंसिव ट्रीटमेंट करके हम टारगेट तक ले आए। हमें ऐसे दवाइयों का उपयोग करना चाहिए जो कि शुरू से ही, कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज कीजिए, जो कि शुरू से ही पैथोफिजियोलॉजी पे काम करे तथा डायबिटीज का कंट्रोल लंबे समय तक हो। यूजुअली इसमें नहीं हो पाने का कारण क्या होता है कि डॉक्टर भी सोचता है कि चलो धीरे धीरे दवा ऐड करेंगे, पेशेंट भी सोचता है कि अभी तो डायबिटीज की शुरुआत ही है, अभी दवा की क्या जरूरत है, पहले अभी हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। बाकी सब चीज ट्राई करने से मना नहीं किया गया है। आप कंप्रिहेंसिव इलाज कीजिए। कंप्रिहेंसिव इलाज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डाइट और एक्सरसाइज दोनों चीज है, वह जरूर कीजिए। साथ में जो दवा यूज कीजिए वो कॉम्बिनेशन दवा यूज कीजिए, ताकि अर्ली एंड इंटेंसिव ट्रीटमेंट करके जब आप टारगेट पे आ जाएंगे, कितना ह्यूज इंपैक्ट बताया था मैंने, 1 साल के अंदर अगर आप टारगेट के अंदर आ गए तो अगले 10 साल में आपका रिस्क लगभग 50 से 60% घट जाता है कॉम्प्लिकेशंस होने के। इसलिए क्लिनिकल इनर्शिया को छोड़िए। पेशेंट की तरफ से पुअर ड्रग एडहेरेंस होता है कि एक बार कंट्रोल हो गया, अरे अब तो मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो गया है, अब दवा खाने की जरूरत नहीं है। वापस रोस्टर कूलर होता है कि एक बार ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, तो इससे आप एक्सपोज्ड हो जाते हैं फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस के। अनफॉर्चुनेटली लोगों को यह पता नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है कि डायबिटीज का अगर हम अच्छा कंट्रोल कर लें तो हमें क्या फायदा होगा। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम यही अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि डायबिटीज में अगर इंटेंसिव कंट्रोल और अर्ली कंट्रोल करते हैं तो डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहते हैं। और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो कॉम्बिनेशन थेरेपीज हमें यूज करना चाहिए, ताकि हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।